हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 12 डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज। तो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि डेटा को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे एक इंस्ट्रक्शन को लिख के। इससे पहले के चैप्टर में हमने देखा था कि सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स कितने होते हैं और किस डेटा टाइप का यूज करके हम कौन से कांस्टेंट को अपने सी प्रोग्राम के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो उन्हीं डेटा टाइप्स का यूज करके आज हम देखेंगे कि हम उसके वेरिएबल्स कैसे बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन होता है किसी काम को करने के लिए सेट ऑफ रूल्स। जैसे अगर आपको कोई काम कराना होता है तो उसके क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनको आप फॉलो करके कोई भी काम आप कर सकते हैं। ठीक है। तो एक काम करने के लिए जो आपका एक इंस्ट्रक्शन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। ठीक है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसे सेंटेंस बोलते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। जैसे एक लाइन में आपको कुछ कहना है, जैसे आपको किसी से कहना है ये काम कर दो, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। हिंदी में इसे वाक्य बोलते हैं। वैसे इसी लैंग्वेज के अंदर एक लाइन को, ठीक है, एक लाइन जो कि सेमीकोलन से जाके आपकी टर्मिनेट होती है उसको हम एक इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो एक इंस्ट्रक्शन से हम कोई ना कोई काम करवा सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए कोई काम आपसे करवाना चाहता है या आप किसी और से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे। सपोज कीजिए, ठीक है, जैसे कोई यहाँ पे पर्सन है, इससे अगर कोई भी आप काम करवाना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन में से कब पहला इंस्ट्रक्शन आपको इसको बताना होगा। ठीक है। जैसे आपने बोल दिया कि भाई ये एक लेटर आपको टाइप करना है। क्या करना है, ये आपको एक लेटर टाइप करना है। तो जो आपने बोला एक लाइन, आपको ये लेटर टाइप करना है, तो ये जो आपकी पूरी पूरी एक लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे वाक्य बोलते हैं। और इस वाक्य से क्या हो रहा है, एक काम आपका कंप्लीट हो रहा है। देखिए पूरा प्रोग्राम में भी कंप्लीट नहीं हो रहा, हमने केवल एक वाक्य बताया। इसके लेटर टाइप करने के बाद बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे आप बोलें कि इसमें स्पेलिंग चेक कर लेना, इसमें ये सारे नाम्स फीड कर लेना, ये सब करेक्शन कर लेना, इसे ईमेल कर देना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसकी डिज़ाइन करना, इसका आउटपुट अच्छे से तैयार करना, बहुत सारी। लेकिन उनमें से एक लाइन हमारी है कि ये लेटर टाइप कर देना। ये आपकी क्या हो गया, एक वाक्य हो गया, एक पूरा पूरा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेंटेंस। जैसे आपने कहा हाउ आर यू, ठीक है, तो हाउ आर यू जब आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा। जैसे आपने टाइप किया हाउ आर यू, यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया, तो हम इसे बोलेंगे ये क्या है, एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस है। ठीक है। ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आप कैसे हैं। इसी तरह से बहुत सारी लाइनें होंगी। ठीक है। तो एक एक जो लाइन होती है उनसे कुछ काम हो रहे हैं, उसी लाइंस को हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सेंटेंस को या एक वाक्य को स्टेटमेंट्स बोला जाता है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन बोले जाते हैं। और उस इंस्ट्रक्शन से क्या होता है, कंप्यूटर आपका कोई काम करने वाला है। तो इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा। ठीक है। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम के जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक एक काम करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स बोला जाता है। ठीक है। और स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे एक सीक्वेंस में काम होता है, पहले आपको ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, फिर ये काम करना है। ये सब क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। सब क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है जिससे थोड़ा 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 काम हो रहा है और लास्ट में जाके सभी जब स्टेटमेंट पूरे हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, काम हो जाएगा। तो जितने भी प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुल मिला के 4 टाइप के होते हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्शन आर कमांड। कमांड का मतलब क्या होता है,
कमांड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई काम कराना है तो कंप्यूटर को एक कमांड देनी होती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि अपनी फाइल सेव करना है। सेव करने के लिए आप क्या करते हैं, कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर को एक कमांड आप दे रहे हैं कि ये आपको क्या काम करना है, अब फाइल को सेव करना है। इसके अलावा यहाँ पे Alt+F4 अगर प्रेस करते हैं तो आप फिर एक कमांड दे रहे हैं कि कंप्यूटर आपका टर्न ऑफ हो जाए। यानी हर काम को कंप्यूटर से कराने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, एक इंस्ट्रक्शन, और उसी इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड। और एक कमांड के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। ठीक है, उससे कुछ काम करवा सकते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कमांड। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का मतलब समझिए कि रूल्स हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो मेनली जो आपके सी प्रोग्राम्स के अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। और कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हैं, तो सबसे पहले आपको मिलेगा डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। अब डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए यहाँ पे मैं इसको नया बना देता हूँ कि आपसे बोला जाता है, ठीक है, ऐड नहीं, आपसे बोला जाता है कि आपको प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। यानी आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, आपको क्या काम करना है, एक सी प्रोग्राम लिखना है। राइट, ठीक है, आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें 2 नंबर्स का क्या हो चुके, ऐड हो सके। अब इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे। जैसे क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कुछ एक मेन फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर भी बहुत सारे काम आपको करने हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, तो हमको पता है कि 2 नंबर को ऐड करने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 नंबर जब यूज़र इनपुट करेगा उसको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए। मतलब 2 नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है, सपोज कीजिए 5 और 6। अब ये 5-6 नंबर अगर आपको जोड़ना है तो सबसे पहले कहीं ना कहीं तो इसको स्टोर करना पड़ेगा। और जब तक हम अपने प्रोग्राम में उस नंबर को स्टोर नहीं करेंगे तब तक उसके ऊपर हम ऐड जैसा कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको एक खास लाइन, एक खास इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में, जिससे क्या हो सके, 2 नंबर्स को रखने की एक मेमोरी हमारे कंप्यूटर में एलोकेट कर दी जाए। और किस नाम से की जाए वो हम बताएंगे। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट किस टाइप के हैं आपको ये भी देखना होता है। हो सकता है वो आपके ऐसे नंबर हों जो कि आपके पॉइंट वाले हों, रियल नंबर्स, या 2 नंबर ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके क्या हों, इंटीजर टाइप्स के हों। तो हमको एक खास लाइन लिखना है यहाँ पे। तो खास लाइन क्या लिखते हैं, हमने लिखा INT। अब हमको बताना है कितने नंबर को जोड़ के हमको उसको स्टोर करके रखना है। तो हमने बता दिया एक नंबर होगा A। ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 5। फिर हमने बता दिया B, जिसकी वैल्यू हमने रख दी 6। ठीक है, अभी मैं कॉमनली इसको बता रहा हूँ। और एक और यहाँ पे हमने बताया C, जिसकी वैल्यू अभी क्या है, कुछ नहीं है। तो ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन क्या कहलाएगी, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद भी बहुत सारी लाइन होंगी। सपोज कीजिए कि अब हमको A और B दोनों वेरिएबल, अच्छा इस लाइन से लिखने से होगा क्या, इस लाइन के लिखने से रैम के अंदर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगला काम हम क्या करने वाले हैं, C में रख देते हैं A + B की वैल्यू।
अब सी में क्या चुका है, ए प्लस बी का सम, और फिर हम इसको क्या कर देते हैं, प्रिंट ऑफ, ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं सी की वैल्यू। ये प्रोग्राम आपका बन गया, ठीक है। आउटपुट देखने के लिए थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, ताकि एक कैरेक्टर जब तक न ले तब तक आपकी स्क्रीन होल्ड डाउन रहे, मैं लगा देता हूँ ग्रेसियर। इसमें बहुत सारे क्या हैं आप देखिए तो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR फंक्शन कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं, लेकिन इसमें से ये जो खास लाइन है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आपकी खास लाइन है, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर में है, ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डेटा टाइप डिक्लेरेशन। इसमें सारे इंस्ट्रक्शन हैं, एग्जीक्यूटेबल हैं, अर्थमेटिक हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट भी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी चीज़ें इंस्ट्रक्शन हैं, लेकिन ये जो लाइन लिखी हुई है INT A5, यहाँ पे देखिए A इक्वल टू 5 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं A असाइन 5, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन को हम असाइनमेंट मानते हैं, इक्वल किसी और को मानते हूँ, आपको बाद में बताऊँगा। तो एक यहाँ पे इक्वल जो लगा इसको मानते हैं असाइनमेंट। तो क्या करता है, यहाँ पे 5 की वैल्यू A में असाइन कर देगा और 6 की वैल्यू B में असाइन कर देगा। C में अभी कुछ नहीं है। अगली लाइन पे हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगाया है। इस लाइन जो आपकी चलेगी, ठीक है, ये लाइन चलने के बाद होगा क्या पता है, ये खास लाइन है जिसके चलने से आपकी रैम के अंदर, ठीक है, सपोज कीजिए रैम है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी प्रोग्राम जैसे रन होगा तैसे आपके प्रोग्राम को अपनी रैम के अंदर मेमोरी मिल जाएगी, ठीक है। ये आपकी रैम है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे होंगे, उसी रैम के अंदर हमको भी अपने प्रोग्राम के लिए मेमोरी मिल जाएगी। मेमोरी जब मिलेगी तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये हमारी प्रोग्राम की मेमोरी है। इस तरफ मान के चलिए आपका है इंस्ट्रक्शन, और इस तरफ आपको जो डेटा आपने डिक्लेयर किया उसके लिए मेमोरी मिल जाएगी। तो जब ये लाइन चलेगी तो सबसे पहले कंपाइलर को पता चलेगा कि इंट टाइप का आप कोई कांस्टेंट स्टोर करना चाहते हैं। तो इंट यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेगा, ठीक है। कहाँ पे रिजर्व करेगा, यहाँ पे, और इसका नाम क्या रखेगा, इसका नाम रखेगा ए, ठीक है। आइडेंटिफायर रूल हमने पढ़ा था, इसके अंदर लिखा हुआ है असाइन करो 5, तो इस मेमोरी लोकेशन का नाम हमने रखा है ए, और इसके अंदर जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो स्टोर करेंगे 5। फिर इसके आगे चलता है तो लिखा हुआ है एक और मेमोरी रिजर्व करो, किस नाम से, इसको रखते हैं बी नाम से रिजर्व करो, और इसमें वैल्यू रख दो क्या, 6। और एक मेमोरी यहाँ पर रिजर्व करो जिसका नाम रखो सी, ठीक है। सी में अभी अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू है, इसमें क्या है ये आप बता नहीं सकती, ठीक है, इसे गार्बेज वैल्यू बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, अभी कुछ नहीं रखा है, तो ये एक लाइन चलने से क्या हो रहा है, रैम में हमारी प्रोग्राम को मेमोरी मिल रही है, मेमोरी एलोकेट की जा रही है। कंपाइलर यहाँ पे इस बात को पढ़ के ये जानेगा कि हमको कितने डेटा को अपने प्रोग्राम में हैंडल करना है, और जितने डेटा को आपको हैंडल करना है उतने वेरिएबल आपको सबसे पहले डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के अंदर लिख देने हैं, ताकि आपको आपके डेटा स्टोर करने के लिए रैम के अंदर मेमोरी मिल जाए, और फिर फर्दर बाद में हम उसको उस आइडेंटिफायर वेरिएबल्स का यूज करके उस डेटा के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये आपका डेटा टाइप डिक्लेरेशन का काम होता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी डेटा आपको हैंडल करने हैं या जितने डेटा हैंडल करने हैं उनके लिए मेमोरी को रिजर्व करना, रिजर्वेशन करवाना, ठीक है। उसके बाद ये आपका चल रहा है क्लियर स्क्रीन, ठीक है, ये भी इंस्ट्रक्शन है लेकिन ये दूसरे टाइप का है। ये अर्थमेटिक आपका इंस्ट्रक्शन चला, तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है कि अब a प्लस बी की जो वैल्यू है उसको जोड़ के सी में असाइन कर दो,
तो 5 और 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 और 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। तो 11 किस में चला जाएगा, सी के अंदर। अब सी में भी 11 आ गया है। अगला स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। तो इससे आपके मॉनिटर पे कुछ आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या आ जाएगा, तो लिखा हुआ है सी की वैल्यू प्रिंट करना है। ठीक है, परसेंट साइन डी डेसिमल इंटीजर्स प्रिंट करने के लिए होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके मॉनिटर पे, ये आपका मॉनिटर है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्रिंट होके 11। ठीक है, तो डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन यही काम करता है। ठीक है, जितने डेटा आपको चाहिए, जिस टाइप के चाहिए, उनके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके कंपाइलर को ये बताना कि हम कितने डेटा को इस प्रोग्राम के अंदर हैंडल करने वाले हैं, उसी को बोलते हैं डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन के चलने से सिर्फ इतना काम होता है कि आपके प्रोग्राम को आपके रैम के अंदर मेमोरी मिलती है, और उस प्रोग्राम के मेमोरी के अंदर ही जितने डेटा हम लोग हैंडल करने वाले हैं, उन सब के लिए क्या होता है, वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाते हैं, और उस वेरिएबल के नाम से जितने साइज का आपका वेरिएबल होगा उतनी साइज की मेमोरी उस नाम से एलोकेट कर दी जाएगी। जैसे आपको पता है कि इंटीजर की बात करें तो यहाँ पे 2 बाइट्स के 3 ब्लॉक बनने वाले हैं, और तीनों ब्लॉक का नाम ए, बी और सी रखा गया है। अच्छा, एक और बात, सी के अंदर रूल्स है। ठीक है, सी के अंदर रूल्स है कि किसी भी ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक क्या है, ये जो कर्ली ब्रैकेट से ओपन है और ये कर्ली ब्रैकेट से क्लोज है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, एक ब्लॉक कहलाएगा। किसी भी ब्लॉक के अंदर डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन सबसे पहले लिखा जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि कोई और इंस्ट्रक्शन लीजिए, जैसे CLR SCR स्क्रीन क्लियर करने का इंस्ट्रक्शन मैं पहली लाइन में नहीं लिख सकता हूँ, फिर ये एरर है। C++ का रूल दूसरा है, वहाँ पे आप बाद में भी डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, लेकिन सी के अंदर का रूल ये है कि जितने भी डिक्लेरेशन वाली इंस्ट्रक्शन हैं वो सबसे पहले ब्लॉक में लिखे जाएंगे, उसके बाद ही एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन या अदर इंस्ट्रक्शन लिखे जाने हैं। ठीक है, ये बात आपको शायद समझ में आई हो। इसके बाद कुछ और बात कर लेते हैं। तो डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसे हम डेप्थ में समझेंगे। फिलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज इतना बता देता हूँ कि अगर हम कुछ इनपुट कराना चाहते हैं कीबोर्ड से, उसके लिए भी एक लाइन लिखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इनपुट इंस्ट्रक्शन। और अगर हम अपने प्रोग्राम से कुछ आउटपुट देखना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो उसके लिए भी एक खास लाइन लिखेंगे। सपोज कीजिए जैसे आपका प्रिंटअप, तो प्रिंटअप से क्या हो रहा है, आपका आउटपुट आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो जिससे भी आपका आउटपुट आ जाए आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, ये आपके प्रिंटर पे भी आ सकता है, आपके साउंड के रूप में भी आ सकता है। उसी तरह से इनपुट आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, स्कैनर से भी कर सकते हैं, माइक से भी कर सकते हैं। तो ऐसे खास लाइन लिख के जिससे हम ये बता सकें कि प्रोग्राम में इनपुट हो रहा है या प्रोग्राम में आउटपुट हो रहा है, इस टाइप के इंस्ट्रक्शन को इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद आता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कैलकुलेशन करना। ठीक है, कैलकुलेशन किस टाइप की हो सकती है, जैसे आप जोड़ रहे हैं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, या आप दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या कोई आप इस तरह का जितना भी आप काम कर रहे हैं उन सबको बोलते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। जैसे इस प्रोग्राम की हम बात करें तो जो ये लिखा है C = A+B, ये आपका क्या है, ये है आपका अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, क्योंकि A और B की वैल्यू यहाँ पर असाइन C में हो रही है। और ये प्रिंटअप जो लगा है ये आपका क्या है, एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है जिससे C की वैल्यू आपके मॉनिटर पे प्रिंट होके आने वाली है। गेट CH एक कैरेक्टर को लेने के लिए, ठीक है, क्या करेगा, खड़ा रहेगा जब तक आप कीबोर्ड से कोई की नहीं प्रेस कर देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक इनपुट ले रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको इनपुट इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से आपके इंस्ट्रक्शन होती हैं। लास्ट में आता है चौथा, और होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का काम होता है प्रोग्राम में बहुत सारी कंडीशन लूप्स को लगा के प्रोग्राम को कंट्रोल करना।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखने वाले हैं जिसमें हम प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जैसे कोई कंडीशनल आपको आ गई, ठीक है, कि इस कंडीशन पे ये काम करना है, इस कंडीशन पे ये काम करना है, तो आपको प्रोग्राम का कंट्रोल आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि संडे को कॉलेज बंद रहता है तो संडे को हम नहीं जाएंगे, तो हमारे पास एक कंडीशन है इफ़ टुडे संडे। ठीक है, इफ़ टुडे संडे, अगर आज संडे है तो हम वहाँ पे कंडीशन क्या करेंगे, कॉलेज ऑफ। ठीक है, तो कॉलेज क्या रहेगा, बंद। इल्स नहीं तो क्या रहेगा, ऑन, तो हमको कॉलेज जाना है। तो इस तरह से दो कंडीशन है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्रांचिंग्स होते हैं। तो कुल मिला के हमें अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए, उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे जाएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन लिखे जाएंगे। ठीक है, इसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। जो बात हमने वहाँ पे भी आपको बताई वही मैं इस स्लाइड में आपको बताने वाला। तो डेटा क्या होता है, तो हमने इससे पहले बताया था कि डेटा बोलें, कांस्टेंट बोलें, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं एक ही बात को रिलेट करती है। तो अगर हमको अपने प्रोग्राम में, अच्छा हम प्रोग्राम बनाते क्यों, सॉफ्टवेयर बनाते क्यों, तो आप सोचेंगे कि सॉफ्टवेयर से मेरा काम आसान हो जाता है, मैं जल्दी से ईमेल कर देता हूँ, ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब आप फ़ायदे बता रहे हैं। एक्चुअली में कोई प्रोग्राम बनता है उसका मेन पर्पस होता है किसी डेटा को हैंडल करना। क्या करना, डेटा को हैंडल करना, डेटा को प्रोसेसिंग करना। जैसे एक एटीएम का सॉफ्टवेयर होगा तो हमेशा क्या करेगा, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन को मैनेज और प्रोसेस कर रहा है। किसी बैंक का सॉफ्टवेयर क्या होगा, वो अकाउंट से, आपके अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, लगातार मैनेज कर रहा है। आप डेबिट कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग। तो कुल मिला के कांस्टेंट, तो जितनी भी हमको डेटा की ज़रूरत है, जितने डेटा को हमको अपने प्रोग्राम के अंदर हैंडल करना है, उसको हैंडल करने के लिए हम जितने वेरिएबल्स बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जितने डेटा को अपने प्रोग्राम में आप हैंडल करके रखना चाहते हैं, स्टोर करके रखना चाहते हैं, उतने डेटा को हमें मेमोरी में कुछ नाम एलोकेट कराने हैं ताकि हम उसका यूज कर सकें। उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो जितने वेरिएबल्स आप बनाने वाले हैं उनको बनाने के लिए आपको प्रोग्राम में एक खास लाइन कंपाइलर के लिए लिखनी होती है, जिससे कंपाइलर को ये बात पता चलती है कि कितने वेरिएबल बनाने हैं और किस नाम से बनाने हैं और उनका डेटा साइज क्या रहेगा, उनका डेटा टाइप क्या रहेगा। ये सारी बातें एक लाइन में लिखकर हम बताते हैं और उसी लाइन को हम बोलते हैं डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसमें हम डेटा को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके टाइप्स बता रहे हैं। तो ये कैसे हो सकते हैं, पहला जैसे हमने एक लाइन लिखी इंट। देखिए, डेटा टाइप डिक्लेरेशन करने के लिए हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप में पढ़ा था कि हमारे पास कुछ कीवर्ड हैं। जैसे इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम लोग यूज करते हैं इंट, ठीक है, साइन, अनसाइन, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब डेटा टाइप्स हैं। उसके बाद आपने रियल के लिए क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आपने क्या पढ़ा था, कैर। तो ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड्स हैं जिनका यूज करके आप क्या करते हैं, डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। रूल्स क्या है कि किसी भी डेटा टाइप डिक्लेरेशन में इंस्ट्रक्शन ये ब्लॉक के सबसे पहले लिखा जाना चाहिए, बाद में आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो लाइन लिखी जा सकती है वो आप डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन ही लिख सकते हैं। C++ के अंदर ऐसा नहीं, आप कभी भी डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन को अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपको डेटा को हैंडल करना है और ये लाइन लिखनी है तो सबसे पहले लिखेंगे, बाद में नहीं लिख सकते हैं। और नहीं लिखना है तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर इसके बिना प्रोग्राम नहीं चलेगा। लेकिन अगर लिखना है तो सबसे पहली लाइन होगी, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीजर डेटा टाइप के लिए हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, इंस्ट्रक्शन int a, b इक्वल टू 5। तो a और b नाम का क्या होगा, दो वेरिएबल बनेंगे। डिक्लेरेशन बता रहा है किस टाइप के बनेंगे, इंट। अच्छा एक बात हो,
डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में जो कीवर्ड होगा इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये सब क्या होगा आपके वेरिएबल के पहले लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हो जाएगा, पहले लिखा जाएगा, बाद में नहीं। ऐसा नहीं आप ए उसके बाद कॉमा बी इंट ऐसा नहीं लिख सकते। कीवर्ड हमेशा फर्स्ट लाइन के पहला वर्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा इंट, फिर स्पेस आप देंगे। अगली चीज़, जितने भी कीवर्ड्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं, यानी हमेशा स्मॉल में ही आपको लिखने हैं, नहीं तो आपकी प्रोग्राम में एरर आएगी। वेरिएबल का नाम क्या रखना है ये हमने आइडेंटिफायर लेक्चर में आपको बताया था, वो आप देख सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा INT A, B और असाइन करो V में 5, ये एक लाइन है और हर एक लाइन का जो टर्मिनेशन होता है वो सेमी कॉलन से होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगा के एक इंस्ट्रक्शन को हमने टर्मिनेट कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो ये रूल इसी के अंदर कि जितने भी आपके स्टेटमेंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, सेमी कॉलन से जाके क्लोज हो जाएंगे। एक से ज़्यादा वेरिएबल आप एक साथ डिफाइन कर सकते हैं कॉमा लगा के। ठीक है, जैसे A, B, इस तरह से C एक साथ आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा होगा क्या, तो यहाँ पे A और B में असाइन करो 5, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे, इक्वल इसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, इक्वल किसे बोलते हैं वो बाद में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये इधर हम देख रहे हैं कि A और B नाम से वेरिएबल बनेंगे, और वेरिएबल बनेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, A और B नाम का वेरिएबल यानी आइडेंटिफायर है, इसको क्या करेगा अपनी रैम के अंदर A और B नाम को एज अ वेरिएबल स्टोर करेगा, और A और B नाम से 2 ब्लॉक क्या करेगा मेमोरी के अंदर रिजर्व करा देगा। कितने बाइट्स के, तो इंटीजर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, अगर बात करते हैं टर्बो सी कंपाइलर की जो कि 16 बिट आर्किटेक्चर पे काम करता है, तो 2 बाइट्स के 2 ब्लॉक बनेंगे कुछ इस तरह से। ए में अभी क्या वैल्यू है, अनप्रिडिक्टेबल है, पर हो सकती है क्या। ठीक है, तो ये पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि रेंज क्या हो सकती है और क्या क्या वैल्यू इसमें आ सकती है। ए यहाँ पे बना और बी बना, दोनों 2 बाइट्स के बने, और बी में अभी रखा है 5 क्योंकि हमने डिक्लेयर करते समय ही इसमें 5 असाइन कर दिया था। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं फ्लोट के, तो के नाम का क्या वेरिएबल बनेगा और कंपाइलर क्या करेगा उसको 4 बाइट का, ठीक है, फ्लोट जो वेरिएबल्स होते हैं कितने बाइट्स लेते हैं मेमोरी के अंदर, 4 बाइट्स लेते हैं, तो 4 बाइट्स का क्या बन जाएगा यहाँ पर, मेमोरी के नाम से एलोकेट हो जाएगी। अच्छा एक बात और, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में आप चाहें तो डिक्लेयर करते समय भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी वैल्यू से, अगर आप चाहें तो उसको बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो के नाम का वेरिएबल बना, 4 बाइट्स मेमोरी मिलेगा। फिलहाल हमने इसमें कुछ असाइन नहीं किया है, इसलिए अभी ये वेरिएबल क्या होगा, इसके अंदर भी कोई गार्बेज वैल्यू होगी। फिर हमने यहाँ पे लिखा कैर, कैर भी क्या है, कीवर्ड है, और इस नाम से हमने 2 वेरिएबल बनाए CH और M। तो अब मेमोरी पे क्या होगा, CH और M नाम से 2 वेरिएबल बनेंगे और उनके लिए 2 मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो जाएंगे, एक CH नाम से और दूसरा M नाम से। फिर और हमने अगर प्रोग्राम में एक जगह और लिखा होगा डबल DL, तो DL नाम से क्या बनेगा, मेमोरी में एक वेरिएबल बनेगा, और वहाँ भी क्या होगा आपका, डबल का मतलब समझते हैं ना, फ्लोट का डबल, डबल का मतलब 8 बाइट, तो यहाँ पे 8 बाइट कंज्यूम हो जाएगी, किस नाम से, DL नाम से आपकी रिजर्व हो जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही हो। ठीक है, अब इसी को हम अपने टर्बो सी के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ देख के बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम टर्बो सी यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अपने कंपाइलर पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वाइट, मेन फंक्शन से हमेशा बॉडी की स्टार्ट होती है। ठीक है, ये हमने ब्लॉक बनाया। ठीक है, ये मेन आपका ब्लॉक है। तो हमने सबसे पहले क्या काम किया है, हमने कहा कि हम एक ब्लॉक बनाएंगे INT। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए डेटा टाइप लिखेंगे। तो डेटा टाइप क्या होंगे, एक कीवर्ड है, इंट, कैर, फ्लोट, कुछ भी। तो हमने जैसे लिख दिया A, B इक्वल टू 5।
अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5, तो इसके अंदर v के अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट ऑफ। ठीक है, ठीक है, प्रिंट ऑफ ऐसे ही आपको लिखना है। प्रिंट ऑफ को मैं आने वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट ऑफ, और %d लिखना है डेसिमल इंटीजर्स के लिए, और हमको a की वैल्यू प्रिंट करा के देखनी है और b की वैल्यू भी प्रिंट करा के देखनी है। तो एक काम करते हैं, b की वैल्यू के लिए भी यहाँ पे एक बार और %d लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्क्रीन को एक कैरेक्टर को लेने के लिए गेट ch लगाते हैं। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्या लगाएंगे, CLR SCR। इन सबका यूज मैं बताऊंगा एक एक तरफ से। फिलहाल ये प्रोग्राम आप लोग देखिए, .c से हमने fun.c नाम से प्रोग्राम को सेव किया है। एक बार चला के देखते हैं प्रोग्राम सक्सेस, इसका आउटपुट क्या आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे माइनस, ठीक है, 28,761 और आ रहा है 5। तो ए के अंदर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो इसलिए अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू आ रही है, जबकि बी के अंदर हमने 5 असाइन किया, इसलिए बी की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक, ये हो गया आपका डेटा टाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, रूल्स क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पर कीवर्ड ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसा आप नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसा आप लिखेंगे तो प्रोग्राम में एरर आएगी, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगली चीज, जब भी आप वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर करेंगे तो हमेशा एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद, जैसे ए की वैल्यू हमने दे दी 5, बी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 10, तो दोनों के बीच में हमको क्या करना है, अलग करने के लिए एक से दूसरे वेरिएबल को कॉमा लगाना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 और 10 इस तरह से आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप कॉमा नहीं लगाएंगे, ये आपका एरर आ जाएगी। किस बात की एरर आएगी, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। अभी क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन जो आपने सिंटैक्स लिखा है डिक्लेयर करने के लिए, वो आपके क्या है, एरर है इसमें। और एरर क्या है कि अनडिफाइंड सिंबल बी, यानी आपका कंपाइलर बी को पहचान ही नहीं रहा है कि बी है क्या। ए को तो पहचान रहा है क्योंकि a = 5 लिखा है, लेकिन बी क्या है ये कैसे पहचानेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि ए और बी दोनों आपके इंटीजर्स वेरिएबल्स हैं, तो इसे कॉमा लगा के आप बताइए, क्योंकि असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल ही होना चाहिए, कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे राइट साइड में तो एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है ना, और इस साइड में आप देख रहे हैं तो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखिए कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को अलग करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, कॉमा लगाएंगे, तो प्रोग्राम कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट को टर्मिनेट नहीं करेंगे तब भी एरर है, क्योंकि हर स्टेटमेंट को हमको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना होता है, तो डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर बताएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ, ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रोग्राम सही है। ठीक है, 5 और 10। ऐसे आप फ्लोट डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक और रूल, आप चाहें तो इसको बाद में भी असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा a, b, c। अब इसको हम बाद में असाइन करेंगे, जैसे हमने लिख दिया a की वैल्यू 5, ठीक है, और b की वैल्यू 6। आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 और 6 आ जाएगा। ठीक है, एक बात और, अगर हम डिक्लेयर करते समय ऐसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि a = b = c = 5, तो हम ये चाहते हैं कि तीनों में 5 असाइन हो जाए, तीनों में क्या हो जाए, आपका 5 असाइन हो जाए। और आप ऐसा अगर लिखते हैं
तो ये प्रोग्राम के अंदर एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि यहाँ पे आपने पहली बात तो कॉमन ही लगाया, और अगर एक साथ असाइन करना चाहते हैं तो कंपाइलर बी और सी को पहचान नहीं रहा कि बी और सी है क्या। और अगली चीज यहाँ पे ये है, इसको अलग अलग आप इस डिक्लेरेशन के समय इस तरह से असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपका यहाँ पे इस बात से एरर आ रही है क्योंकि सी में जो आपका असाइन होने वाला है, ठीक है, सी में क्या असाइन होने वाला है? 5। लेकिन अगर 5 सी में असाइन होने वाला है तो सी नाम का कंपाइलर अभी जानता ही नहीं कि सी है क्या, और सी की वैल्यू अगर बी में अभी असाइन होने वाली है तो अभी बी को भी कंपाइलर नहीं जानता कि बी है क्या। तो अभी अनडिफाइंड है, अभी वेरिएबल बना ही नहीं है और आप उसमें वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, ये इस बात की एरर दे रहा है। तो अनडिफाइंड बता रहा है, अभी डिफाइन नहीं हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो आप ऐसा जरूर कर सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब एक बार देखिए तीनों डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है, तीनों डिक्लेयर हो चुका है। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 5। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि तीनों की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बार %d और ए बी सी की वैल्यू कर देते हैं प्रिंट। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा है, सेमीकोलन जरूर लगाइएगा आप लोग। अब देख सकते हैं 555। ठीक है, तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। वेरिएबल को कभी भी इनिशियलाइज किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया तभी दोबारा मैं लिख सकता हूँ b की वैल्यू 10। अभी आप देखिएगा b की वैल्यू क्या प्रिंट होके आएगी, 10। तो वेरिएबल्स की वैल्यू लगातार क्या होती है, पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज होती रहती है। एक और बात और कि हमने बताया था जो डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सबसे पहले लिखे जाने हैं किसी ब्लॉक में। अगर हम गलती से क्लियर स्क्रीन यहाँ पे लिख देते हैं जो कि एक एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन है और डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन हमने बाद में लिखा है, अब देखिएगा ये इस बात की एरर है, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हेयर। मतलब जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर अलाउ नहीं है क्योंकि पहले आपने एग्जीक्यूटेबल CLR फंक्शन को कॉल किया है। तो ये इस बात की एरर है। अगर ये प्रोग्राम आप C++ में बनाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही प्रोग्राम अगर C++ में सेव कर दिया जाए, जैसे F1 डॉट CPP C++, तो देखिए अभी ये क्लियर स्क्रीन प्रिंटअप गेट ch के मेथड छोड़ दीजिए, पर डिक्लेरेशन सिंटैक्स का एरर नहीं आ रहा है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी ये क्लियर स्क्रीन प्रिंटअप गेट ch ये अलग मेथड है, ये प्रोटोटाइप्स की बात है, इससे आपको लेना है। लेकिन आपको ये देखना है यहाँ पे जो डिक्लेरेशन वाली एरर थी वो हट गई है। तो C++ के अंदर ऐसा लिखना एरर नहीं है, लेकिन सी प्रोग्राम के अंदर ऐसा लिखना एरर है। ठीक है ना, तो ये बात आपको शायद समझ में आई हो। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसी तरह से आप और भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टर के लिए हमने दे दिया ch इक्वल टू, अच्छा कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या थी कि सिंगल कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए, तो हमने ऐसे असाइन करना है। ठीक है, मैं एक साथ एक कैरेक्टर आपका एक असाइन हो गया। फ्लोट हमने लिया यहाँ पे f, इसमें असाइन कर दिया 10.36। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंट मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, मैं एक और बना देता हूँ डबल में D1 और इसमें साइन करा देता हूँ 56.23। अच्छा यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहीं पे भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और मैं एक लाइन में इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ऑफ। तो कैरेक्टर के लिए हमको क्या करना है, सी एच इक्वल टू % सी और f इक्वल टू %f, ठीक है। और dn इक्वल टू %f, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉमा लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं सी एच की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, कॉमा लगा के फिर मैं f की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, फिर किसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, d1 की। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट सी एस लगा देते हैं ताकि एक कैरेक्टर लेने के लिए गेट सी एस फंक्शन चल जाए और मैं अपना आउटपुट देख पाऊँ। इसके बाद स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे CLR फंक्शन को कॉल करता हूँ ताकि स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो सी एच हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, आप अगर चाहते हैं एक ही लाइन में डिक्लेयर करना तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए असाइन 5, ठीक। कॉमा नहीं लगाना है, अगर दो टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करने, कॉमा नहीं लगाना है आपको, सेमीकोलन बंद करना है। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लोट b इक्वल टू 15, ठीक है, 0.23, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप प्रिंट करा के देख सकते हैं। तो %d, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं a इक्वल टू %d और b इक्वल टू %f, कॉमा a और b की वैल्यू में प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। देखते हैं कोई एरर तो नहीं, कोई एरर नहीं, प्रोग्राम सक्सेसफुल है। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 15.23, इतना समथिंग, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने आज देखा डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कुछ रूल याद रखिएगा। सबसे पहले आपको डिक्लेयर करने के लिए जिस टाइप का डेटा आप हैंडल करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ किसी की एज आपको हैंडल करनी है, वहाँ पे आप इंटीजर डेटा टाइप हैंडल करेंगे। किसी का प्राइस आपको स्टोर करना है तो आप फ्लोट रियल नंबर्स का यूज करेंगे। किसी का नाम स्टोर करना है तो आप कैर टाइप का डेटा यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि किस टाइप के डेटा आप हैंडल करना चाहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एज, तो किसी की एज ऐसी तो नहीं होगी ना 25.56, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको इंटीजर ही करना पड़ेगा, पूरा नंबर, या तो 10 15 20 ऐसे साल हो सकता है। अब मैं किसी से बोलता हूँ आपका प्राइस, तो प्राइस हमेशा फ्लोटिंग में आता है, ठीक है, रियल नंबर्स में आता है, तो वहाँ पे फ्लोट का यूज करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप्स का। अब मैं किसी के नाम की बात करूँगा तो नाम राजेश होगा, किसी का नाम ऐसा तो नहीं होगा 15.23। तो ये समझ में आप होनी चाहिए कि किस टाइप के डेटा हम हैंडल कर रहे हैं, तो किस टाइप ऑफ डेटा को हम डिक्लेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो खास लाइन हम लोग लिख रहे हैं, जिससे ये कंपाइलर को पता चल रहा है कि डेटा कितने हैंडल करने हैं और कितनी मेमोरी रिजर्व करानी है, इसी को बोलते हैं डेटा टाइप डिक्लेरेशन। डेटा टाइप थोड़ा स्पेलिंग, डिक्लेरेशन,
ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई। रूल आप लोग याद रखिएगा। वेरिएबल्स को अलग करने के लिए आप कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। एक लाइन में आप अगर दो डेटा टाइप्स को हैंडल करना चाहते हैं तो हमेशा सेमी कॉलन से टर्मिनेट आपको करना होगा, ठीक है। और किसी भी, एक और रूल आपको बता देता हूँ, किसी भी वेरिएबल्स के लेफ्ट साइड में, जैसे ए है तो लेफ्ट साइड में, और असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में हमेशा क्या रहेगा, वेरिएबल, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं, आप प्रोग्राम देख सकते हैं। बी को अनडिफाइंड बता रहा है, बी का यूज हमको करना भी नहीं है, अब इसको हटा देते हैं। हम लोग ए को हैंडल करने वाले हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं, ए की वैल्यू 5 प्रिंट हो रही है। तो मैं अब ये बता रहा हूँ कि हमेशा असाइनमेंट जो आपका लगा हुआ है ये हमेशा इसके लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं 5 असाइन ए, तो ये आपका गलत है, ठीक है। 5 में आप 5 नहीं जोड़ सकते, और जोड़ के असाइन कैसे कर सकते हैं। असाइनमेंट जो ऑपरेटर है वो हमेशा क्या होगा, उसके लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल होना ही चाहिए। अगर आपका वेरिएबल नहीं है तो ये एरर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर बता रहे हैं। किस बात की एरर, डिक्लेरेशन टर्मिनेट इनकरेक्टली और अनडिफाइंड सिंबल ए, अभी ए को अनडिफाइंड माना जा रहा है और जो टर्मिनेशन है वो आपका इनकरेक्ट है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया वी। अच्छा, अभी क्या एरर है, सोच के देखिए, बिल्कुल एरर है। क्यों, क्योंकि अभी ए आपका अनडिफाइंड माना जाने है। देखिए अनडिफाइंड ए आ गया, बी तो असाइन हुआ। आप क्या कह रहे हो कंपाइलर से में कि ए की वैल्यू बी में असाइन करो, पर कंपाइलर अभी जानता ही नहीं कि ए है क्या। और जब तक हमको ये नहीं पता है कि ए है क्या, तब तक बी में क्या असाइन कर दिया जाए। तो कंपाइलर को आपको हर एक वर्ड का, हर एक शब्द का मतलब बताना पड़ेगा। जब तक उसको हर वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ जाएगा तब तक एरर देगा। इसलिए ए अनडिफाइंड है और ए की वैल्यू बी में असाइन करो, ये बात सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक लाइन में अगर इसे लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, आपने लिखा ए इक्वल टू 5, ठीक है, कॉमा लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया ए इक्वल टू बी, और यहाँ पे मैं अब v की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। नहीं, एक ही करा लेता हूँ, एक ही करा के देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना ही पड़ेगा, इंटीजर ये बताना पड़ेगा आपको। अब देखिए सक्सेस है, ए की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये बातें कुछ समझ में आई हों, ठीक है। आप लोग सभी डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करके यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन। आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरी वेबसाइट mysurgeonline.com पे आप पिछले ईयर्स के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी फेसबुक पेज mysurgeonline.com पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और आपको लगता है किसी दूसरे के भी काम आ सकता है तो आप इसे अपने फेसबुक वॉलपेपर पर पोस्ट कर सकते हैं। और अब भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं इसको आपको रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे इनपुट और इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।